अभी है बेटा क्लास, 4 o'clock पे है क्लास। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हो? आजा आजा, जय भवानी, जय भवानी। कल्लू गालिया, क्या हाल है तुम्हारे झांसी वाले? झांसी से ट्रेन में नहीं आ रहे क्या? कैसे हो? कल विचार करा अपने ऊपर थोड़ा बहुत कि हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस ठीक चल रही है या नहीं चल रही है? दीदी कल बता रही थी इमोशनल इंटेलिजेंस भी एक चीज होती है और उस इमोशनल इंटेलिजेंस पर हमें बहुत काम करना होगा। तुम कैसी हो? मैं एकदम बढ़िया हूँ। मैम क्लास के टाइम कुछ और बताया गया था बेटा। क्लास के टाइम कभी भी बेटा 11 AM तो नहीं बताया गया था। आप प्रखर बैच वाले हो? प्रखर बैच वाले, प्रखर बैच 2.0 वाले हो तुम? 2.0 वालों, तुम्हारे लिए 9 बजे का टाइम बताया गया था। तुम्हारी क्लास आज हो गई है। मैं बुद्धि को अपने बुद्धि बनाने के लिए बड़ी मेहनत लगी, पर अच्छे से अब आ गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, प्रियांशु के हो गए? सबसे बड़ी दिक्कत थी कल प्रियांशु को कि दीदी मैं कैसे याद करूंगा, इतने सारे परीक्षण में तो भूल ही जाऊंगा। हो गया अच्छे तरीके से? हाँ हाँ, दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। मैं एकदम बढ़िया हूँ, शुक्रिया शुक्रिया। कोई दिक्कत? आईक्यू कैसे पता लगे? हाँ लो, उस दिन तुम पूछ रहे थे, मैं भूल गई थी। ऐसे जाओ, गूगल है सबके पे, इनको मत देखो, ये गंदी बच्चे हैं। आ जाओ, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। इनका ईक्यू बहुत तेज है। ईक्यू बढ़िया हो या ना हो, एम्पथी बहुत तेज लग रही है मुझे। गार्गी नाम की एक टीचर है, हमें देख रही है। नहीं नहीं, कैरी ऑन। आ जाओ, देखो ऐसे डालो, ऑनलाइन फ्री आईक्यू टेस्ट। हिंदी में देना चाहोगे इंग्लिश में? किस में देना चाहते हो? जिसमें भी देना चाहो उसमें ले लो। तो ऑनलाइन फ्री आईक्यू टेस्ट इन हिंदी लो। हिंदी हिंदी ज़्यादा करते हो ना तुम, आ जाओ। फ्री आईक्यू टेस्ट विद रिजल्ट, ये लो, कहीं पे भी कर लो। बेनोवल का है, गेट माई आईक्यू स्कोर नाउ। 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने इस्तेमाल किया। आई लाइक टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, आपसे पूछ रहे हैं, यस एग्री। उसके बाद प्रॉब्लम्स आपकी आएंगी 20 से लेकर पता नहीं कितनी है। जवाब देते जाओ, अपना आईक्यू पता लग जाएगा आपको, ठीक है ना। हिंदी वाला देखना चाहो तो हिंदी में भी है, हिंदी में शायद टेस्ट कम है, हिंदी में टेस्ट कम है। ये रहा बुद्धि परीक्षण, निशुल्क और बिना पंजीकरण के। सर्च कर लेना, ये मेरा काम नहीं है, तुम सर्च कर लो। ये लो आ गया, ये थोड़ा बहुत देख लेना। विच नंबर लॉजिकली फॉलोज द सीरीज, यहाँ आगे क्या आएगा और बता देना है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके आते हैं कि क्या यहाँ पे फिगर क्या भरा जाएगा, यहाँ पे क्या आएगी, है ना। आप बताते जाओगे, उसके बाद में आपका आईक्यू स्कोर आ जाता है। कोई से भी भर दीजिए, तमाम तरीके के हैं, ठीक है ना। तो आईक्यू पता लगाना कोई दिक्कत नहीं है, आजकल तो सबके पास गूगल रहता है, नेट अवेलेबल है, बढ़िया अच्छी चीजें पता लगाओ, पता लग जाता है आईक्यू, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ ठीक है, चलिए। आपका जो भी एग्जाम है, चाहे सेकंड सेमेस्टर चाहे यूपी टेट, सिलेबस आपका मैंने देखा हुआ है सर।
सिलेबस आपकी बहुत सारी चीजें सेम है। आप RTE 2009 अपने सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ते हो, यहाँ पे भी पढ़ोगे। यूपी टेट के अंदर भी आप NCF 2005 पढ़ते हो, यहाँ पे भी पढ़ोगे, उधर भी पढ़ोगे। तो सिलेबस आपका सेम है, कुछ नया नहीं पढ़ते आप उसके अंदर। आ जाइए, मैंने आपको बताया था कि मेयर साहब और सेलोबी जो थे, उन्होंने सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की, और उसके बाद उस इमोशनल इंटेलिजेंस या संवेगात्मक बुद्धि के को आगे बढ़ाया किसने? डेनियल गोलमैन ने। उन्होंने किताब लिखी इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट इज बेटर, है ना, व्हाई इट मैटर मोर देन IQ। तो उन्होंने बताया कि हमारी सफलता में 2 मिनट रुकना। तो उन्होंने बताया कि हमारी सफलता में सबसे बड़ा जो रोल होता है वो IQ से ज्यादा 80% हमारे EQ का होता है। अब हम बात करेंगे संवेगात्मक बुद्धि के मॉडल्स की। मॉडल्स की अगर मैं बात करूं तो जॉन मेयर और पीटर सेल्वी, जिन्होंने सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की थी, जिन्होंने सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की थी, वो जॉन मेयर और पीटर सेल्वी जो थे, उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस का एक मॉडल बताया जिसको बोलते हैं योग्यता आधारित मॉडल। क्या बोलते हैं? योग्यता आधारित मॉडल। योग्यता आधारित मॉडल बोलते हैं, एबिलिटी मॉडल। इन्होंने कहा जिस व्यक्ति के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, यानी जिस व्यक्ति के अंदर संवेगात्मक बुद्धि होती है, वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, यानी उसको मोटिवेट करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती है। वो खुद से आगे बढ़कर मोटिवेट होता है, प्रेरित होता है, क्योंकि उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, संवेगात्मक बुद्धि है। तो वो योग्यता का, एबिलिटी का मॉडल उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, उसके अंदर 5 योग्यताएं होंगी। पहली, खुद को मोटिवेट करने की योग्यता। दूसरी, अपने इमोशंस यानी अपने संवेगों को मैनेज, प्रबंधन करने की योग्यता। तीसरी, दूसरों के इमोशंस को मैनेज, प्रबंधन करने की योग्यता। चौथी, एम्पैथी, दूसरों के दुख को, दूसरों की भावनाओं को, दूसरों की समस्याओं को बिल्कुल वैसे ही समझने की योग्यता जैसा वो महसूस कर रहे हैं। और पांचवा, कि इमोशंस को पहचानने की योग्यता। मेरी बात समझ गए? फिर से समझाती हूं कि हमारे पीटर और क्या बोलते हैं, मेयर, दोनों को, जॉन मेयर, पीटर सेल्वी, इन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर क्या है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है तो उसके अंदर 5 एबिलिटीज होंगी। तो उन्होंने एबिलिटी, इमोशनल इंटेलिजेंस का एबिलिटी मॉडल दिया। तो लोगों ने कहा कौन सी 5 एबिलिटी होंगी? तो पहली, सेल्फ मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करने की योग्यता। मैनेज इमोशन, अपने इमोशंस को मैनेज करने की योग्यता। तीसरा, दूसरों के इमोशंस को मैनेज करने की योग्यता। चौथा, एम्पैथी, दूसरों के दुख को बिल्कुल वैसे समझने की योग्यता जैसे हम जानते हैं। और नेक्स्ट, लास्ट, जिसे हम कहेंगे इमोशंस को पहचानने की योग्यता। अब सबसे बड़ी दिक्कत, जैसे आप बता रहे हैं कि मैम हमारे अंदर सेकंड नहीं है, खुद के इमोशंस को मैनेज करना नहीं आता। तो देखो, इमोशन मैनेज करने के लिए आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ अवेयरनेस होना जरूरी है। अगर कोई बच्चा कभी ये कहे कि मुझे सबके सामने गुस्सा आ गया, या मैं ये कहूँ आपसे कि मुझे बहुत तेज गुस्सा आ गया, ठीक है ना बेटा, प्रखर बैच जो पहले से चल रहा है उसकी क्लास 3 बजे से लेकर 5 बजे तक चलती है, और प्रखर बैच जो 2.0 शुरू हुआ है उसकी क्लास का टाइम 9 बजे है। आपको थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, आपको शायद पता नहीं है कि आपकी क्लास कितनी बजे होती है। आप शायद नए बैच की जगह ओल्ड बैच में जुड़ गए हैं। आप प्रखर बैच 2.0 में जुड़ें,
हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें। अब मैं पढ़ा लूँ बेटा जी, ठीक है, क्योंकि मैं क्लास के बीच में मेरा फ्लो खराब हो जाता है, इसलिए मैं देखती ही नहीं कमेंट, जवाब भी नहीं देती, तो मैं लास्ट में ही जवाब देती हूँ। ठीक, क्लियर हो गया। तो अगर कभी भी आप ये कहो कि मैम हम खुद के इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते, मैं कहूँगी नहीं, आपके अंदर सबसे बड़ी जो गड़बड़ी है वो ये है कि आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। अगर आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस होती तो आप अपने इमोशंस को भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते। कैसे? अगर आप खुद की पॉजिटिव पॉइंट, खुद के लूप होल्स जानते हो तो आप 101% अपने इमोशंस को भी मैनेज कर लोगे। क्या कर लोगे? खुद के इमोशंस को भी मैनेज कर लोगे। ठीक साहब, आगे बढ़ते हैं। फिर डैनियल गोलमैन, जिनका नाम हमने कल पढ़ा था, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बंदा। तो डैनियल गोलमैन ने मिक्स्ड मॉडल दिया। कौन सा मॉडल दिया? मिक्स्ड मॉडल। कौन सा मॉडल दिया बेटा जी? तो बोलो मिक्स्ड मॉडल दिया। कौन सा मॉडल? मिक्स्ड मॉडल। उन्होंने कहा कि सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ मोटिवेशन, एम्पथी और सोशल स्किल, ये होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? खुद के बारे में जानना, खुद को मोटिवेट करना, दूसरों के प्रति वही फील करना, सेल्फ मोटिवेशन होना और सोशल स्किल्स। ये 5 स्किल्स इन्होंने बताई, मिक्स मॉडल। ठीक, कुल मिलाकर तुम्हें सिर्फ इतना एग्जाम में पूछता है, सीटेट के अंदर, सॉरी सीटेट सीडीपी के अंदर, यूपीटेट के अंदर आपसे पूछेगा कौन कौन संवेगात्मक बुद्धि से जुड़ा हुआ है। तो आपको क्या बताना है? सिर्फ इतना बताना है कि संवेगात्मक बुद्धि से कौन कौन जुड़ा हुआ है। तो आप कहोगे संवेगात्मक बुद्धि से कौन कौन जुड़ा हुआ है? तो जॉन मेयर और पीटर सेल्वी और डैनियल गोलमैन। और ये लोग जो हैं ये कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आईक्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसके अंदर ये कहते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर है ना इमोशनल इंटेलिजेंस है, ये कैसे पता लगेगा? तो ओवरऑल अगर मैं मोटा मोटा सबके बारे में बात करूं तो सब ये कहते हैं कि वो व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड होगा, उसके अंदर दूसरों के इमोशंस को समझने, मैनेज करने, खुद के इमोशन को समझने, मैनेज करने की योग्यता, एम्पैथी होगी, सोशल स्किल्स होंगी प्रॉपरली, और वो खुद के इमोशंस पे प्रॉपर तरीके से नियंत्रण रख सकता होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में? बताइए, खत्म हो गया आपका इमोशनल इंटेलिजेंस भी। बताइए, कोई दिक्कत? एम्पैथी और सिंपैथी में कौन सा अच्छा है? एम्पैथी बेस्ट है। सिंपैथी का मतलब होता है तरस खाना, सिंपैथी नेगेटिव शब्द होता है। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति, सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति यानी तरस खाना। जैसे मैं कहूं अरे रे 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 रे, ये गलत है, सिंपैथी गलत होता है। जैसे आज हमारे घर में वो आए थर्ड जेंडर वाले व्यक्ति, है ना, तो वो आदमी जैसे यहाँ से गई और सुबह वाली क्लास लेके, तो मैंने देखा एकदम वो नाचते गाते वहाँ पे थे, प्रस्तुत थे। तो बोले आए हाय आ गई बुआ आ गई। अच्छा, मैं क्या बताओ, एकदम बढ़िया मजेदार तरीके से बोले हम डांस करेंगे। मम्मी से कह रहे अम्मा जी हम नाचेंगे, हम खाना ये मतलब हमें खाना देना, हम बहू के ऊपर ये उतार के जाएंगे, वो उतार के जाएंगे। तो मैं और मेरा बेटा छोरा दोनों एंजॉय कर रहे थे। तो हम उनको कुछ देते हैं तो सिंपैथी में थोड़ी ना देते हैं, हम एम्पैथी में देते हैं। हम उनके लिए अगर कुछ भी करते हैं तो किस लिए करते हैं? एम्पैथी में करते हैं। हम उनके दुख को समझते हैं, जिसके खुद के बच्चा नहीं हो सकता, जो खुद विवाह नहीं कर सकते, लेकिन वो दूसरों की शादी में जाके खुश हो रहे हैं, दूसरों के बच्चों की होने पर उनके लिए डांस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो एम्पैथी है। क्या है? एम्पैथी। आपके अंदर सम अनुभूति होनी चाहिए कि जैसा ये फील करता होगा हम उसके जैसा वो फील करता है हम वैसा ही फील करें। सिंपैथी तो मतलब आप तरस खा रहे हो, आप एम्पैथी रखो। अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि यार मुझे बहुत दर्द है, तो आप कह रहे हो अरे रे दर्द है, बहुत दर्द है। आप एम्पैथी दिखाइए। एम्पैथी का मतलब आप भी वही दर्द महसूस कर पा रहे हो कि इसको कितनी शिद्दत से दर्द हो रहा होगा, तो आप उसके दर्द को दूर करने के निवारण निकाल पाओगे। सिंपैथी में तुम सिर्फ तरस खाओगे, सिंपैथी में सिर्फ तुम तरस खाओगे, क्यों कहोगे बड़ा बुरा हुआ। एम्पैथी में तुम समानुभूति या परानुभूति में जो दूसरा अनुभव कर रहा है, जो दूसरे की अनुभूति है, सम अनुभूति, तुम्हें भी वही अनुभूति होगी। ठीक ठीक,
क्लियर? क्लियर? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं बेटा जी, नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। ये मत करो, तुम्हारे लेवल से बहुत ऊपर का है, नेट वेट का है, इसको मत करो। EQ का फॉर्मूला बता दूं तुम्हें? चलो बता ही देती हूँ, क्या दिक्कत है? करना तुम्हारा मन में है, नहीं करना तुम्हारे मन में है। थोड़ा सा हायर लेवल का है, सीखने के पर्पज से सीख लो, अच्छी चीज बताऊंगी। फिर ट्रेट मॉडल भी है, जिसका इमोशनल इंटेलिजेंस का, जो केवी पेट्राइट्स ने दिया। इन्होंने कहा इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी पर्सनालिटी का एक गुण है, हर व्यक्ति के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होता। क्या कहेंगे? हर व्यक्ति के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होता है। तो हर व्यक्ति के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होता, यानी कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस का ट्रेट मॉडल है। कौन सा मॉडल है? ट्रेट मॉडल है। हेलो बेटा जी, मैं क्लास ले रही हूँ, बाद में बात करिएगा प्लीज, ठीक? तो ये क्या है? तो आप कहोगे ये ट्रेट मॉडल है। क्या है? ट्रेट मॉडल, कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी पर्सनालिटी का क्या होगा? एक गुण होगा। क्या होगा बेटा जी? एक गुण होगा, जो हर किसी की पर्सनालिटी में नहीं होता। फिर हम बात करते हैं बार ऑन मॉडल या मिक्स मॉडल। तो एक बार ऑन मॉडल, मिक्स मॉडल तो उनका है डेनियल गोलमैन का, एक है बार ऑन मॉडल ना। पेपर में नहीं आएगा, 100% डैम श्योर रहो कि ये पेज पेपर में नहीं आएगा, लेकिन समझ लोगे तो नुकसान नहीं होगा। अभी परानुभूति का ही तो राजकुमार एग्जाम्पल दिया था, परानुभूति का ही तो एग्जाम्पल दिया कि एक, अभी जैसे मैं घर में गई सवेरे ही, तो मैंने उसी का तो एग्जाम्पल दिया था कि वो आए, अगर मैं उन पे तरस खाऊं कि अरे रे बेचारों का जीवन देखो, न इनके जीवन में मैरिज का सुख है, न इनके बच्चे हो सकते हैं, बताइए कितना बुरा है। वो न महसूस करते हुए मैं वो जो दर्द महसूस करते हैं, मैं उसे समझते हुए उसके निवारण के लिए जो हम कर सकते हैं उसके ऊपर उनको सम्मान दें, वो होता है क्या? परानुभूति। तो तरस थोड़ी ना खाना है, सिंपैथी थोड़ी ना दिखानी है किसी व्यक्ति को। कोई भी व्यक्ति आपकी सिंपैथी का मोहताज थोड़ी ना है, वो तो ये चाहता है कि आप उसके दुख को दूर करने में आप क्या कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं समानुभूति। उसको क्या बोलते हैं? समानुभूति। ठीक, आ जाओ। तो समय से क्लास ज्वाइन करा करें, क्योंकि रिवीजन फिर एक बार पढ़ाने के बाद में होता है, तृप्ति शुरू में नहीं होता। अभी तो ये चौथा पेज है, 3 पेज पढ़े, अब आप कह रही हो एक बार शुरू से रिवाइज कराओ। समय से क्लास ज्वाइन किया करो, ठीक है? समय से क्लास ज्वाइन किया करो। आ जाओ। तो साहब ध्यान से समझेंगे, बार ऑन मॉडल क्या कहता है कि जब हम एम्पैथी बार बार तुमने एम्पैथी बोल दिया, कि जब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात आती है, यानी जब बात आती है किसकी? संवेगात्मक बुद्धि की, तो उसमें 5 तत्व होते हैं। वो ये कि हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस हमारे अंदर हो, कि हम दूसरों के दुख को समझ सकें, इंटरपर्सनल, और इंट्रापर्सनल, कि हम खुद को समझ सकें। देखिए, कोई भी यहाँ अपनी पहले की क्लासेस कंप्लीट करे बगैर नहीं आएगा। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अंतर और अंतरा में क्या अंतर है, ये आपको बुद्धि में हार्वर्ड गार्डनर में पढ़ाया जा चुका है। इंटर और इंटरा में अंतर पढ़ाया जा चुका है। बार बार क्लास में डिस्टरबेंस नहीं करते, पुरानी पूरी अपनी पिछली क्लासेस नहीं करोगे तो आगे का लिंकअप नहीं बन पाएगा। मेरी बात को समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो अपनी पुरानी क्लासेस पहले करा करें, कोई जल्दबाजी नहीं है कि आगे की क्लासेस पढ़ने के लिए आना है, अपनी पहले पुरानी बैकलॉग कंप्लीट करें। तो इंटरपर्सनल, जिसमें इंटरपर्सनल यानी दूसरों के दुख को, दूसरों की भावनाओं को आप समझें। इंट्रावैयक्तिक, इंट्रापर्सनल, खुद की भावनाओं को आप समझें। अडेप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता, यानी अगर आप में इमोशनल इंटेलिजेंस होगी तो जिस भी वातावरण में आप जाओगे उस वातावरण के अकॉर्डिंग आप क्या हो जाओगे? अपने आप को ढाल लोगे। अनुकूलनशीलता, जिस भी वातावरण में आप जाओगे उस वातावरण के अकॉर्डिंग आप अपने आप का अनुकूलन कर लोगे, खुद को ढाल लोगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपके ऊपर किसी भी तरीके का स्ट्रेस, दबाव आए, आप उसको मैनेज कर पाओगे। और जनरल मूड, आपका मूड हमेशा न बहुत ज्यादा उत्तेजित होगा, न गुस्से में, न बहुत ज्यादा डिप्रेस, जनरल रहेगा। तो ये बार ऑन मॉडल है। बार ऑन मॉडल क्या कहता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जिस भी व्यक्ति में होगी, संवेगात्मक बुद्धि जिस भी व्यक्ति में होगी, उसमें 5 चीजें होंगी। आप भी खुद के अंदर चेक कर लीजिए
पहला इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, आप दूसरों के दुख को, दूसरों की भावनाओं को समझ पाएंगे। दूसरा इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, खुद की भावनाओं को, खुद की फीलिंग्स को समझ पाएंगे। अडेप्टेबिलिटी, जिस भी सिचुएशन में आप रहेंगे उसमें आप अनुकूलन कर पाएंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट, किसी भी दबाव को झेल पाएंगे आप। और लास्ट, आपका मूड बहुत ज्यादा उत्तेजित और बहुत ज्यादा डिप्रेस नहीं, जनरल रहेगा। ये होता है क्या, एक किसी भी व्यक्ति के अंदर जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, उसके अंदर उसके व्यक्तित्व की ये पहचान होगी। EQ, इमोशनल क्वोशिएंट, जैसे IQ होता है जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, IQ होता है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, शैक्षणिक लब्धि। ऐसे ही EQ होता है इमोशनल क्वोशिएंट, यानी कि संवेगात्मक लब्धि। आप कितने संवेगात्मक तौर पर इमोशनली आप सामान्य इमोशन मैनेजर हो, बहुत अच्छे इमोशन को कंट्रोल करते हो, या बहुत ही पुअर हो इमोशन को कंट्रोल करने में, ये EQ से पता पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, EA, आपकी इमोशनल एज क्या है। इमोशनल एज कैसे पता पड़ती है, इमोशनल एज पता पड़ती है कि आप किस लेवल तक के, आपका मेंटल लेवल कैसा है कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं या परिस्थितियां दी जाएं तो आप अपने आप को इमोशनली किन किन स्थितियों में मैनेज कर लेते हो, आप अपने आप को इमोशनली किन किन स्थितियों में मैनेज कर लेते हो, उससे पता पड़ता है आपकी इमोशनल एज क्या है ना। जैसे कोई 25 साल का व्यक्ति है लेकिन इमोशनल एज उसके अंदर आप देखें 10 साल के बच्चे जैसी भी नहीं है, बिल्कुल बचकानी हरकतें हैं, तो क्या कहोगे कि उसकी इमोशनल एज 10 साल है। और CA, क्रोनोलॉजिकल एज, वास्तविक उम्र, आज आपकी वास्तविक उम्र क्या है कि 25 साल है, लेकिन इमोशन कंट्रोल करने के मामले में 10 साल के हो, तो 10/25 × 100, ये इमोशनल क्वोशिएंट का फॉर्मूला है। संवेगात्मक बुद्धि का भारत के परिप्रेक्ष्य से देखें तो भगवत गीता जो है वो ये कहती है कि देखिए आपके जो सेंस ऑर्गन है वो घोड़े के समान है, और इन पर अगर आप कंट्रोल करना चाहते हो तो वो बुद्धि नाम का सारथी ही कर सकता है। तो हमारे यहाँ खुद भगवत गीता में कहा गया है कि इमोशनल इंटेलिजेंस होनी चाहिए, कि आपके सेंस ऑर्गन्स आपके कंट्रोल में होने चाहिए, वो भी विवेक यानी विजडम जो है, बुद्धि जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। बौद्ध धर्म में भी सम्यक व्यायाम की बात की गई है कि आप हर दृष्टि में क्या रहें, समान रहें, न ज्यादा उत्तेजित रहें न ज्यादा लो फील करें, न ज्यादा उत्तेजित न ज्यादा क्या फील करें, लो फील करें। और उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस को मापा कैसे जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस को मापा कैसे जाता है। अच्छा, अब मंडे से, क्योंकि आपका ना बुद्धि तक का पूरा टॉपिक खत्म हो गया है, तो पहले एक बार ध्यान से सुने, अभी ये पूरा टॉपिक खत्म, मैं आपको रिवाइज करा दूं। मैंने आपको सिगमंड फ्राइड पढ़ा दिए साहब, मैंने आपको एरिक्सन पढ़ा दिए हैं, एरिक्सन, मैंने सिगमंड फ्राइड पढ़ा दिए, मैंने एरिक्सन पढ़ा दिए, मैंने ब्रॉन फ्रेंड ब्रेनर पढ़ा दिया आपको, है ना, मैंने आपको पियाजे पढ़ा दिए, वाइगोत्स्की पढ़ा दिए, पियाजे पढ़ा दिए, वाइगोत्स्की पढ़ा दिए मैंने आपको साहब, है ना। और मैं अगर बात करूं तो मैंने पियाजे का भी, है ना, कोलबर्ग पढ़ा दिए नैतिक विकास में, पियाजे का भी नैतिक विकास मैंने आपको पढ़ा दिया, है ना। मैंने आपको वृद्धि विकास पढ़ा दिया है, मैंने आपको वंशानुक्रम व वातावरण पढ़ा दिया है ना। मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, वंशानुक्रम पढ़ा दिया, वातावरण पढ़ा दिया, मैंने आपको वंशानुक्रम पढ़ा दिया है, और साथ ही साथ मैंने आपको वातावरण भी पढ़ा दिया, वंशानुक्रम पढ़ा दिया, वातावरण पढ़ा दिया। मैंने आपको इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो वंशानुक्रम पढ़ा दिया, वातावरण पढ़ा दिया, मैंने आपको बुद्धि, आपका टॉपिक आज खत्म हो जाएगा जिसमें संवेगात्मक बुद्धि भी खत्म हो गया। इतना सारा बड़ा पोर्शन मैंने आपका पढ़ा दिया है, मैंने अवस्थाएं भी पढ़ा दी आपकी, बाल विकास और ये सब पढ़ा दिया आपको, ये पोर्शन आपने पढ़ लिया। अब मंडे से क्या होगा, मंडे से जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उस पे पर डे, क्योंकि अब मैं आपको दे सकती हूँ, तो उस पे पर डे मैं शाम 8 बजे क्या भेजा करूंगी, मैं 20 MCQ भेजा करूंगी, 20 MCQ रिवीजन अपने अच्छे से करना। उसकी आंसर की रात में भेजा करूंगी, रात में उसकी आंसर की या नेक्स्ट डे भेजा करूंगी। मेरा मैसेज कर करके जब वो मत करना टैग करके कि आंसर की भेजो, नहीं, बाद में भेजा करूंगी। और जब मैं आंसर की भेज दूंगी उसके नेक्स्ट डे मैं उनको क्लास में भी डिस्कस करा करूंगी। आपको आंसर की अपनी टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं भेजनी होगी,
आपको खुद से अपने आंसर की में चेक करने होंगे कि तुम्हारे एमसीक्यू कितने ठीक बैठे। अब मैं इसको शुरू कर सकती हूँ। तो सीटेट का जो रिजल्ट जबरदस्त आया था, सीडीपी में 30 में से 30 आए थे बच्चों के, उसके पीछे का कारण ही यही था कि मैंने बच्चों को एक लिमिट तक 5-6 टॉपिक जब उन्होंने कर लिए तो उसके बाद मैंने उनको फुल पेपर प्रीवियस ईयर के देने शुरू कर दिए थे। तुम्हारे में क्या प्रीवियस ईयर बहुत लिमिटेड है, तो मैं तुम्हें जैसे रीट का पेपर दिया, एमपी टेट का पेपर दिया, यूपी टेट के ऑफिशियल पेपर दिए, इस तरीके से मैं तुम्हें पेपर दूंगी। नेक्स्ट डे जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ने के साथ साथ हम क्लास में ही उस पूरे पेपर को सॉल्व भी किया करेंगे इसी क्लास में। तो तुम किसी की भी तुलना में पहले दिन से दूसरों से बहुत आगे रहोगे और रिवीजन के शेड्यूल से जुड़े रहोगे। ठीक साहब, आ जाइए। तो भारत के अंदर भगवत गीता की अगर मैं बात करूं तो भगवत गीता भी ये वाली बात कहती है कि भैया हमारा इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए। बौद्ध दर्शन भी सम्यक व्यायाम की बात करता है। इसके अलावा हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे मापा जाए, तो जैसे आपने मुझसे पूछा दीदी आईक्यू के टेस्ट बताइए, तो मैंने कहा बेटा नेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे। आप में से किसी ने ये नहीं कहा दीदी ईक्यू के टेस्ट बताइए। क्यों? क्योंकि हम सबको लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो होती है वो तो बस होती है, जिसके अंदर होती है उसके अंदर होती है, जिसके अंदर नहीं होती उसके अंदर नहीं होती। तो आप में से किसी ने इंटरेस्ट नहीं लिया कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी मापी जा सकती है, क्या मापी जा सकती है। और ये हिस्सा जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। हर साल यूपी टेट 2 क्वेश्चन ऐसे देता है सीडीपी में जो कभी नहीं पूछे होते हैं, और वो 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अलग, अतरंगे और बहुत डेप्थ में होते हैं। तो MEIS, मेरे साथ बोले MEIS, मेयर का, मेयर वही जॉन मेयर, मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल किसने बनाया? जॉन मेयर ने बनाया। ये क्या है? फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ये जॉन मेयर ने हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है या नहीं ये चेक करने के लिए कि भाई तुम्हारे अंदर तुम इमोशंस ढंग से मैनेज कर पाते हो अपने, दूसरों के इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है या नहीं, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है या नहीं, एम्पैथी है या नहीं, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो, और साथ ही साथ किस तरीके से एम्पैथी शो करते हो, सोशल स्किल्स क्या, ये सब इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को मापने के लिए मेयर, जॉन मेयर के द्वारा एक स्केल बनाया गया MEIS, जॉन मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल। MSCEIT, मेयर और सेल्वॉय, पीटर सेल्वॉय, जॉन मेयर और पीटर सेलोवी और कैरूसो, क्या कहोगे? कारूसो, और क्या कहोगे? कारूसो और इसके अंदर एक व्यक्ति है जॉन मेयर, पीटर सेलोवी और कारूसो का इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट ये 17 साल से ज्यादा एज के लोगों के लिए होता है। आप नेट पे देख सकते हैं इनको और अपना इमोशनल इंटेलिजेंस चेक कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकल बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में होंगे तो आप क्या करेंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि अगर आप डीएम बन जाते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन CSET के अंदर आते हैं, यूपीएससी के अंदर आते हैं, अब PCS एग्जाम्स में भी आने लगे हैं कि अगर आप क्या हैं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट मतलब मैजिस्ट्रेट हैं और साहब आपको पता लगता है कि आपकी माताजी बिल्कुल अंतिम सांस ले रही हैं और आप ड्यूटी नहीं छोड़ सकते क्योंकि आपके जिले में दंगे हो गए हैं और आपको जान माल की, लोगों की एकदम बहुत ज्यादा क्या है ध्यान रखना है, ऊपर से बहुत ज्यादा सख्त ऑर्डर हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो है वहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर आप गए तो आपको पीछे से कुछ गड़बड़ी होगी तो आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। दूसरा, आप खुद को तब भी नहीं माफ कर पाओगे, आप इकलौते बेटे हैं अपनी माँ के, आपकी माँ अंतिम सांस ले रही है, डॉक्टर से फोन पर आपकी लगातार बात हो रही है, डॉक्टर ने कह दिया कि जी आ जाइए, बस आप ही का इंतजार कर रही है, वहां से माँ बोल रही है कि बेटा आजा, तुझे मेरे दूध की कसम। भाई साहब अब बताइए आप क्या करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्या जवाब देना होता है। अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस को मेजर करने का एक तरीका है कि आप क्या तर्क देते हैं और किस तरीके से इस चीज को मैनेज करते हैं। मंगल इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल, मंगल जाहिर सी बात है भारत का ये मंगल है, तो एस के मंगल और शुभ्रा मंगल जी ने हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया। ठीक, अब इमोशनल इंटेलिजेंस पूरा चैप्टर खत्म, व्यक्तित्व शुरू हो जाएगा। तो देखिए हमने इमोशनल इंटेलिजेंस पे कल जो पढ़ा था उसको भी एक बार रिवाइज करा दूं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनेंगे और बनते भी हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस मैचिंग में हमेशा पूछा गया है
संवेगात्मक बुद्धि में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इसके बारे में बात करने वाले जॉन मेयर और पीटर सेल्वी थे। कौन थे? जॉन मेयर व पीटर सेल्वी, जिन्होंने सबसे पहले बात की किसकी? इमोशनल इंटेलिजेंस की। लेकिन इनकी बात इतनी फेमस नहीं हुई। फिर डैनियल गोलमैन नाम का एक व्यक्ति आया जिसने एक किताब लिखी, डैनियल गोलमैन, और इनकी किताब का नाम ही था इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या नाम था? इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट मैटर मोर देन आईक्यू। ये आईक्यू से ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है? और ये किताब बहुत फेमस हो गई। तो डैनियल गोलमैन का नाम भी इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ा है और पीटर सेल्वी का भी। अब बात आती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस में एक्चुअली होता क्या है, किसको कहेंगे कि ये व्यक्ति संवेगात्मक तौर पर इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, किस व्यक्ति को हम संवेगात्मक तौर पर बुद्धिमान मानेंगे। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे कि सबसे पहले जॉन मेयर और पीटर सेल्वी ने कहा अगर किसी व्यक्ति में ये 5 योग्यताएं होंगी, एबिलिटी मॉडल, योग्यता मॉडल में इन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति में ये 5 योग्यताएं होंगी तो हम मान लेंगे कि वो व्यक्ति इमोशनली इंटेलिजेंट है। 5 योग्यताओं में कि वो खुद को मोटिवेट करना जानता हो, दूसरों के इमोशंस को मैनेज करना जानता हो, खुद के इमोशंस को मैनेज करना जानता हो, जिसमें परानुभूति या समानुभूति हो, और जो इमोशंस को पहचानना जानता हो। फिर साहब डैनियल गोलमैन आए, इन्होंने मिक्स मॉडल दिया। इन्होंने कहा जो व्यक्ति सेल्फ अवेयर है, सेल्फ मोटिवेटेड है, खुद को प्रबंधित करना जानता है, जिसमें एम्पैथी है और सोशल स्किल्स हैं, यानी समाज को डील करने की, बात करने की कौशल है, मैं उस व्यक्ति के अंदर ये मानता हूं कि वो व्यक्ति संवेगात्मक बुद्धि का मालिक है। ठीक। उसके बाद केवी साहब ने कहा कि इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी व्यक्तित्व का गुण है, तो इन्होंने ट्रेट थ्योरी दी। बारओन मॉडल कहता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस में ये 5 तत्व होते हैं। पहला, जिस व्यक्ति के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस यानी संवेगात्मक बुद्धि होगी उसमें इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होगी, यानी इंटरपर्सनल, क्या बताया था उस दिन? इंटरपर्सनल यानी इंटरकास्ट मैरिज, तो दूसरे धर्म में, दूसरी जाति में मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज, दूसरे धर्म में मैरिज, इंटर सिटी, एक शहर से दूसरे शहर। ठीक। तो इंटरपर्सनल वो दूसरों की इच्छाओं को समझ पाएगा, भावनाओं को समझ पाएगा। इंट्रापर्सनल खुद की भावनाओं को, खुद की इच्छाओं को समझ पाएगा। उसके अंदर अडॉप्टेबिलिटी, अनुकूलनशीलता होगी, समय के साथ हर स्थिति में, है ना, मैनेज कर पाएगा, स्ट्रेस को मैनेज कर पाएगा, और उसका मूड हमेशा सामान्य रहेगा। तो ईक्यू का फॉर्मूला है कि उस व्यक्ति की इमोशनल एज कितनी है अपॉन में वास्तविक उम्र कितनी है इनटू 100। भगवत गीता में भी इमोशनल इंटेलिजेंस की बात है कि आप अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करें विवेक से, बुद्धि से। इसी तरह बौद्ध धर्म भी सम्यक ज्ञान, सम्यक व्यायाम, सम्यक आचरण की बात करता है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना जानते हो, है ना। इसी तरह संवेगात्मक बुद्धि को मापने के लिए मेयर साहब ने मेयर MEIS मेयर का इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल बनाया। ऐसे ही एक और मेयर और सेल्वी और कारूसो साहब ने इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया 17 साल तक के बच्चों के लिए। और SK मंगल और शुभ्रा मंगल ने भी मंगल संवेग बुद्धि मापनी को बनाया था। ठीक साहब, हो गया साहब, कोई दिक्कत? एक दो बार आप रिवाइज करेंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो टेलीग्राम सबको पता है ना कहाँ से ज्वाइन करते हैं? ये जो क्लास जिसमें आप जुड़े हैं, जिस क्लास को आप ज्वाइन करते हैं, ये जो आपने बैच लिया है, आप इस क्लास से जब बाहर निकलेंगे तो आप इस बैच पे क्लिक करिएगा। इस बैच पे क्लिक करेंगे तो ऊपर लिखा रहता है, ऐसे लिखा रहता है लाइव क्लास, यहाँ लिखा रहता है ऊपर ही रिकॉर्डेड क्लास, है ना, यहाँ लिखा रहता है टेलीग्राम, है ना, डाउट ग्रुप। तो आपको उस पर टिक कर देना है, डाउट ग्रुप पे आप जुड़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। हम नहीं जोड़ते, बच्चा वहां से अपने आप जुड़ता है, जिसको जुड़ना होता है। क्वेश्चन वहीं मिलेंगे। ठीक है साहब, चलिए बोलने की आजादी दे दूं क्योंकि व्यक्तित्व टॉपिक आने वाला है। उससे पहले मैं 2-4 क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन देती हूँ, 5 क्वेश्चन के जवाब देने हैं, यहीं की यहीं, हैंड टू हैंड। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे डाल के देना है। 1, 2,
3, 4 एंड 5। पहला क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछ रही हूँ, MEIS की फुल फॉर्म बताएं। याद रखें, इस तरीके के जो टेस्ट हैं इनकी फुल फॉर्म वगैरह याद रखें। यूपी चार्ट इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेता है। किससे जुड़ा है ये भी बता दीजिएगा। ठीक, दूसरा मैंने आपसे पूछा है कि दूसरा मैंने आपसे पूछा, दूसरा मुझे पूछना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का फॉर्मूला क्या है। इमोशनल इंटेलिजेंस का, EQ का है ना फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है। और आप तीसरी चीज कि इमोशनल इंटेलिजेंस से आप किन किन के नाम को जोड़ सकते हो, किस किस व्यक्ति के नाम को जोड़ सकते हो। इमोशनल इंटेलिजेंस से किस किस के नाम को जोड़ा जा सकता है, तो बताते चलें। पहले वाले का जवाब मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल, बहुत बढ़िया। मेयर का मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल है ना, इंटेलिजेंस का मापन कर, इमोशनल इंटेलिजेंस का मापन करने के लिए है ये। इमोशनल इंटेलिजेंस का फॉर्मूला क्या है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। EA इमोशनल एज अपॉन में आपकी वास्तविक उम्र, CA इंटू 100, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। EI नहीं बेटा, EA इमोशनल एज, ठीक, बहुत बढ़िया। इमोशनल इंटेलिजेंस से हम किस किस के नाम को जोड़ सकते हैं, तो जॉन मेयर, सबसे ज्यादा नाम जो रिपीटेडली आते हैं मैचिंग वालों में जॉन मेयर आएगा, पीटर सेल्वी आएगा, पीटर सेल्वी है ना, पीटर सेल्वी आएगा, और डैनियल गोलमैन। इन तीन में से कोई भी एक नाम होगा जिसको तुम जोड़ोगे। ऐसे तो फिर तुम मंगल, कारूसो इनको भी जोड़ सकते हो। एक कह रहा है दीदी मंगल को जोड़ देंगे, मंगल को तो जोड़ सकते हो धरती, लेकिन वो उतना फेमस नहीं है। ये नाम है जिनको सबसे ज्यादा मैचिंग में पूछा जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस चैप्टर खत्म और इंटेलिजेंस चैप्टर भी आपका खत्म हो गया। एक क्वेश्चन इंटेलिजेंस से भी पूछ लेती हूँ, देखती हूँ 2 क्वेश्चन कितने याद है, कल कितना रिवाइज किया तुम लोगों ने, ये भी पता पड़ जाएगा। तो मुझे बताओ, सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट कौन सा टेस्ट है, जल्दी बताएं। सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट किस में आता है, सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट। हिंट दे दूं, सामान्य, जनरल, तो सेना में जनरल, अब बताओ। और एक चंद्रमोहन भाटिया जी का जो है, या चलो ये बताओ, हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस जो है, हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस स्केल जो है गुड्डा, हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस स्केल किस एज ग्रुप के लिए है, ये बता देना है, किस एज ग्रुप के लिए है। ये 2 क्वेश्चन बता दो, देखते हैं कितना तुम्हें याद रहा। अच्छा, सामूहिक में शाब्दिक, शाबाश, जीत गए बागड़ बिल्लो, जीत गए। सेना में जनरल कैसे बनते हैं, ग्रुप में, और वो भी शाब्दिक टेस्ट लेके, बहुत बढ़िया। सामूहिक शाब्दिक, जब तुम इस तरीके के जवाब देते हो ना, फिर लगता है तुम्हारे साथ खून भी माफ होनी चाहिए, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये 5 से 6 साल के लिए, बेटा पढ़ लिया करो, 5 से 6 साल का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, यूं कह रही है 5 से 6 साल के लिए, 5 से 6 साल के लिए, 8 से 15 साल के लिए, 1 से 17 साल के लिए, शर्म क्यों नहीं आ जाती है थोड़ी बहुत, कभी कभी कर लिया करो। 15 से 16 साल के लिए, क्या बात है। 5 साल से लेकर 16 वर्ष तक के लिए है ना। और चंद्रमोहन भाटिया जी का 11 से 15 साल के लिए, ठीक है ना, चंद्रमोहन भाटिया जी का 11 से 15 साल के लिए, और हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस 5 से लेकर 16 वर्ष के लिए। पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत कभी आराम से, ठीक है ना। आ जाओ। अब हमारा टॉपिक रहेगा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। अब एकदम बिल्कुल पर्सोना ही बदल लो अपना। पर्सोना बदलने का मतलब समझते हो, पर्सोना बदलने का मतलब समझते हो, पर्सोना बदलने का मतलब समझते हो, पर्सोना का मतलब एकदम दिमाग ठंडा करो, गहरी सांस लो। चलो व्यक्तित्व पे बात करते हैं। तुमने कई बार देखा होगा कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि आप उनसे बात करोगे, आपको पता है ये आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन आप उसकी बात सुन लेते हो। कितने बच्चों ने ऐसा महसूस किया, जल्दी से बताओ, कितने बच्चों ने ऐसा महसूस किया है कि हाँ मैम हमें पता था ये बंदा झूठ बोल रहा है, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है,
ये जो लड़की है ये झूठ बोल रही है, लेकिन हमने उसकी बात को मान लिया। कितने बच्चों को ऐसा फील हुआ, जल्दी से बताओ, कितने बच्चों को ऐसा महसूस हुआ? तो पर्सनालिटी, कितने बच्चों को ऐसा महसूस हुआ? हाँ, हाथ खड़े करो। हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया। महसूस हुआ ना कि तुम्हें पता था ये झूठ बोल रहा है, लेकिन यार भाई साहब पर्सनालिटी ऐसी थी सामने वाले की, है ना, कि तुम उसकी बात मान गए, है ना। तो ये क्या रीजन होता है? अच्छा, दूसरा तुमने ये सुना होगा, यार क्या पर्सनालिटी है, क्या परसोना है, ये सुना है? मेरी बड़ी मम्मी ऐसे करती है। तुम्हारी बड़ी मम्मी जादूगर नहीं है कि तुम जादूगर दे नहीं है? फिर तुमने एक चीज देखी होगी कि कुछ लोगों का, है ना, कुछ लोगों का परसोना ऐसा होता है कि तुम मतलब एकदम प्रभावित हो जाते हो और प्रवाहित हो जाते हो, है ना। मतलब तुमने कई बार ऐसा भी देखा होगा कि तुम्हारे मुंह से ही निकल गया, यार क्या पर्सनालिटी है यार, वाह क्या पर्सनालिटी, एकदम जबरदस्त पर्सनालिटी है। तो तुम्हारी पर्सनालिटी का जो मापन है वो थोड़ा गड़बड़ है। तुम लोग पर्सनालिटी मापते हो कि अगर सामने से कोई लड़की गुजरे, लड़की लड़के दोनों की बातें कर रही हूं मैं, कि लड़की गुजरे कोई सामने से, एकदम गोरी चिट्टी, बाल एकदम सुनहरे, आंखें एकदम कंजी कंजी पतली सी, है ना, और टिकटॉक टिकटॉक करते हुए गुजर जाए, तो लड़कियां सारी और लड़के सारे सबका ऐसे रेडार घूम जाएगा। और फिर तुम, अगर मैं वहां हूं तो तुम क्या कहोगे? तुम तुरंत कहोगे ऐसे कि अरे दीदी हम तो वो कह रहे थे कि पर्सनालिटी बहुत अच्छी है इसकी, हम तो दीदी वो कहना चाह रहे थे, बस पर्सनालिटी बहुत अच्छी है इसकी, हमें इसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगी, ठीक है ना, हाँ बहुत अच्छी पर्सनालिटी है दीदी इसकी। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग पर्सनालिटी का मतलब क्या है? बाहरी रूप रंग। लड़कियां भी, अब लड़कियों की भी बात कर दूं, अब लड़कियां भी, कोई लड़का गुजर जाए एकदम बढ़िया उसके डोले शोले हों, है ना, और क्या कहना चाहिए, बढ़िया बाइक पे धूम मचाले करता हुआ, देखने में गुड लुकिंग हो, और दो चार अंग्रेजी के शब्द बोल दे, तो लड़कियां जो हैं, है ना, तो लड़कियां और लड़के भी दोनों, तुम दोनों एकदम आंखों से उसको बाहर तक, गली तक छोड़ के आओगे, तुम्हारी आंखें चिपक जाएगी उसमें। और फिर मैंने वहां पूछ लिया कि बेटा क्या देख रहे हो, तो क्या कहोगे? दीदी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, है ना। तो तुम्हारे लिए पर्सनालिटी का मतलब बाहरी रूप रंग है। कपड़े किसी ने कैसे पहने तुम पर्सनालिटी में ये देखते हो, है ना। हाँ देखो, जैसे एक औलाद ने बताया है, नाम नहीं ले रही, तो आ बेटा तुझे तो मैं तभी बताऊंगी, तू मिल तो सही मुझसे कर, कि उसका फिगर 0 होना चाहिए। और सूखे थिटरे, तेरा फिगर कितना है? तेरा तो -0 भी नहीं होगा, माइनस में होगा तेरा, -1। ठीक, तो कुल मिलाकर हम पर्सनालिटी का मतलब समझते हैं कि बाहरी तौर पर कोई व्यक्ति कैसा है। हम उसके कपड़ों से, उसकी लुकिंग से, उसके स्किन के कलर से, उसके बालों से, है ना, उसके उसके क्या कहना चाहिए, कपड़ों से, उसकी चाल ढाल से पर्सनालिटी को समझते हैं, है ना। जैसे एक औलाद ने कहा, साथ में मैम मुझे बाइक भी चाहिए महंगी वाली, मैं मैट्रिमोनियल रिश्ते खोज रही हूँ तुम्हारे लिए, मान जाओ चुपचाप से, हैं। भैया कतई यहाँ आदमी समझा रहा है कि बेटा जो तुम देखते हो वो पर्सनालिटी नहीं है, वो बाहरी बनावट है। वो मुझे बता रही है औलाद कि मुझे महंगी वाली साथ में बाइक भी चाहिए, मैं कौन हूँ? तुम्हारा रिश्ता जोड़ने वाली कोई तुम्हारे मोहल्ले की बुआ हूँ, हैं? ऐसी बातें कर। मैट्रिमोनियल साइट चला रखी है मैंने, वो मैट्रिमोनियल को, भारत मैट्रिमोनियल वाला जो है ना, जिसकी वेबसाइट है, वो हूं मैं, है। ऐसी बातें करते हो कि साथ में बाइक भी होनी चाहिए, रिश्ते लूं तुम्हारे, भैया मान जाओ। तो ये क्या है? बाहरी बनावट। ये तुम सिर्फ बाहरी बनावट पे ध्यान देते हो, तुम पर्सनालिटी पे ध्यान नहीं देते। अब तुम कहोगे दीदी पर्सनालिटी क्या है? तो पर्सनालिटी का मतलब है ओवरऑल बंदा। अब तुम कहोगे हाँ दीदी हम तो पूरा ही ओवरऑल बंदा देख लेते हैं कि आंख नाक कान फिगर सब। अरे नहीं बेटा, पर्सनालिटी का मतलब ओवरऑल बंदा, ओवरऑल व्यक्ति, यानी वो बात कैसे करता है, उसकी सोच क्या है, उसकी समझ क्या है। हाँ, शादी.com, उसकी उसकी मानसिक गुण कैसे हैं, उसका रवैया कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका एप्टीट्यूड कैसा है, ठीक है ना। ये सब ऑलपोर्ट की पूछता है, अल्फ्रेड की नहीं, निधि ऑलपोर्ट की पूछता है। अभी पिछले संडे बताई थी ना, ऑलपोर्ट की 2 बार रिपीट हुई थी, किसकी? ऑलपोर्ट की, है ना। तो बेसिकली पर्सनैलिटी लैटिन भाषा के एक शब्द जिसका मतलब है परसोना, और परसोना का मतलब है मुखौटा या नकाब से बना है। तो जिसको तुम पर्सनैलिटी समझते हो तो फेक है बेटा, वो क्या है? फेक।
तो आज के बाद जब भी तुम ये कहो, है ना, कि घर वालों को बताओ कि हमारा वाला जो है या हमारी वाली जो है बहुत अच्छी पर्सनालिटी रखते हैं, तो पर्सनालिटी लैटिन भाषा के शब्द परसोना से बना है, जिसका मतलब होता है मुखौटा या नकाब, तो फेक होता है बेटा ये। तो साहब पर्सनालिटी का मतलब है क्या? तो पर्सनालिटी में आप ओवरऑल सब कुछ लेकर चलते हो, यानी रंग रूप कैसा है, हाइट कैसी है, बिहेवियर कैसा है, शारीरिक और मानसिक गुण कैसे हैं, यानी तुम उसका एप्टीट्यूड भी देखते हो, एप्टीट्यूड, और तुम उसका एटीट्यूड भी देखते हो। क्या देखते हो? एटीट्यूड भी देखते हो। एप्टीट्यूड अभिक्षमता, क्या क्या करने की क्षमता है, क्या कहेंगे? अभिक्षमता, उसके अंदर क्या क्या करने की क्षमता है। और एटीट्यूड, क्या क्या करने का उसके अंदर क्या है? एटीट्यूड। एटीट्यूड यानी क्या क्या करने की उसकी अभिवृत्ति है, यानी उसका नेचर कैसा है, उसका दृष्टिकोण कैसा है, ये दोनों चीजें देखते हो। उसके अंदर आप क्या और देखते हो बेटा जी, कि वो समाज में लोगों के साथ कैसे बातचीत करता है, सामाजिक गुण, उसकी क्षमताएं, एप्टीट्यूड, उसकी विशेषताएं, उसके लक्षण, ये सब देखते हो। तो आपकी पर्सनालिटी का निर्माण आपके परिवार से होता है और वो कंप्लीट होती है समाज में। ठीक साहब? तो आप में से जितने भी बच्चे हमेशा ये कहते हैं कि मुझे मेरी पर्सनालिटी में परिवर्तन करना है, तो मेरी बात को ध्यान से समझना। जितने भी बच्चे ये बोलते हैं कि मुझे मेरी पर्सनालिटी में परिवर्तन करना है, वो एक बात को बहुत ध्यान से समझें कि भैया पर्सनालिटी में परिवर्तन ऐसे नहीं होता। अब तुम कहोगे दीदी क्यों, कैसे क्यों नहीं होता? भैया पर्सनालिटी में परिवर्तन करने के लिए तुम्हें खुद पर काम करना होगा। तुम अपनी पर्सनालिटी में उसी गुण में परिवर्तन ला पाओगे जिसको बदलने के लिए तुम लगातार काम करोगे, क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी का निर्माण उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन से तुम घर में थे और पैदा हुए थे और घर में तुम्हें चीजें सिखाई जा रही थी, फिर समाज ने उसे कंप्लीट किया। अब 2 मिनट के लिए सोचो, पूजा, अगर आपकी पर्सनालिटी का ही हिस्सा है गुस्सा होना, और आप ये सोचो दीदी मैं कसम खाती हूँ आज से मतलब मेरा गुण जो है वो मैं बहुत अच्छी हो जाऊंगी, है ना। अब देखो पूजा ने कहा अगर उसका काम अच्छा होगा तो उसका व्यवहार अच्छा होगा, और व्यवहार अच्छा होगा तो अच्छा होगा वो। तो सुन रहे हो पूजा की बात? पूजा का लॉजिक देखो, अगर काम अच्छा है तो व्यवहार अच्छा है, व्यवहार अच्छा है तो सामने वाला अच्छा है। ये पूजा का लॉजिक है ना। ये पूजा का लॉजिक है कि आदत अच्छी होगी तो चरित्र अच्छा होगा, चरित्र अच्छा होगा तो व्यक्तित्व अच्छा होगा। ये पूजा ने अपना लॉजिक दिया, ठीक है ना। तो पूजा के अकॉर्डिंग ये है, पूजा के अकॉर्डिंग ये है। बेटा मैं ये कह रही हूं काम अच्छे हैं, काम अच्छे हैं लेकिन चरित्र अच्छा नहीं है। अब आप कहोगे दीदी ऐसा भी संभव है? मैं कहूंगी हाँ। सपोज करो मेरे काम अच्छे हैं, काम तो किसी पर्पस के चलते ही तो अच्छे होते हैं। मेरे काम तुम्हें बुरे लग रहे हैं? तुम एक बात बताओ, मेरे काम तुम्हें बुरे लग रहे हैं? बताओ। मैं पढ़ा रही हूँ बढ़िया तरीके से, मेरा काम अच्छा है। मेरा कोई भी काम तुम बताओ, कोई भी ऐसा काम जो तुम्हें लगता हो गलत है, क्योंकि मेरा काम ही क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना में टीचर क्या गलत कर लेगा? टीचर पढ़ाएगा, मेहनत करेगा, गला अपना खराब कर लेगा अपनी औलादों को पढ़ाते पढ़ाते, उनको 10वीं बार समझाएगा बेटा ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ो, ऐसे नहीं, ऐसे करो, है ना। तो नहीं है। तो तुम क्या इससे मेरा काम अच्छे होने से क्या मेरा व्यवहार अच्छा हो सकता है? नहीं। ये थोड़ी सोच बदलो, ब्रॉडर सोचा करो यार। मेरा काम अच्छा हो, सपोज करो मैं बिलेनियर हूं, मेरी पर्सनालिटी को तुम अगर इस तरीके से चल रहे हो तो तुम बहुत गलत चल रहे हो। तो ये सोचो मैं हूं बिल गेट्स की भी अम्मा, समझ लो, बहुत पैसा है मुझ पे, मेरा काम बहुत अच्छा है। काम बहुत अच्छा मतलब मैंने एक बढ़िया कंपनी डाली, उस कंपनी से लोगों को रोजगार मिला, मेरी कंपनी से किसी को नुकसान भी नहीं हो रहा, एनवायरमेंट का भी बढ़िया काम चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना। और तुमने कहा कि अगर मेरा काम अच्छा है तो मेरा व्यवहार भी अच्छा होगा, लेकिन मेरा व्यवहार केवल उसी व्यक्ति से अच्छा है जिससे मेरा काम निकलना है। यानी मेरी कंपनी में जो व्यक्ति काम कर रहा है ना, मेरी कंपनी में जो व्यक्ति काम कर रहा है, मेरा व्यवहार उससे तो अच्छा है। तुम रास्ते में मुझसे मिल गई, सविता ने कहा दीदी वो मतलब कौन है, आई डोंट हैव अ टाइम, हटाओ इसको। फिर आगे चली, सरफराज मिल गया, बोले दीदी हमको मतलब आप बहुत पैसे वाली अम्मा बन चुकी हैं, हमको आपसे बिलेनियर मिलेनियर हैं आप, हमको आपसे, मैंने कहा तुम हमारी कंपनी में काम करते? बोले नहीं। मैं हटाओ। तो ये नहीं, ये तुम्हारा लॉजिक गलत है। अभी तुम फिर बच्चों वाली बात करते हो, वही तुम्हारी 20-25 साल की जो उम्र है उतना ही तुम्हारा दिमाग चलता है।
तो बात को समझो, काम अच्छा होने से, काम आप क्या कर रहे हो, काम अगर अच्छा कर रहे हो तो व्यवहार का मामला नहीं होता, क्योंकि पर्सनालिटी में कई गुण शामिल हैं। मैं ये समझाना चाह रही हूँ, तुम्हारी पर्सनालिटी में कई गुण शामिल है। निधि मेरी बच्ची है ना, तुम मेरी औलादे हो, तो जो मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम होगा, मेरी बहुत जेन्युइन सी बात को समझना, तुम मेरी औलाद हो, तो मेरा जो तुम्हारे प्रति प्रेम होगा, वो बच्चा, वो व्यक्ति जो मेरा स्टूडेंट ना हो और वो मुझसे नॉर्मली बात करने आए, तो मैं तुमसे बेटा, बाबू, बच्चा, गुड्डा, सोना, ये ऐसे करके बात करती हूँ ना, औलाद, है ना, जिसमें से बहुत सारे ऐसे मुझे बाद में पता पड़ा जिनकी उम्र 50+ है, लेकिन आदत है बच्चे को बच्चे की तरह पढ़ाने में। मैं टीचर, तुम बालक मेरे, तो मैं तुम्हें बालक की तरह ही तो ट्रीट करूंगी। अब अगर कोई व्यक्ति मुझसे मिलने के लिए बाहर से आए और मुझे दिख रहा है कि वो 55 साल के हैं सर, तो मैं उनको क्या बोलूंगी, मैं सर ही तो बोलूंगी। जैसे सीटेट पढ़ाया था, अभी भी बहुत सारे भैया लोग हैं, तो जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मैं बोलती हूँ हाँ भैया, हाँ भैया, हम ऐसे कर लेंगे ना तो इस काम को ऐसे हो जाएगा, भैया अभी जो क्लास आनी है ना तो आप थोड़ा सा मेरे कहने पर ऐसे पढ़ लेना, ऐसे कर लोगे तो आप पास हो जाओगे, जितना आपको समय मिल रहा है। क्लास में तो मैं भैया नहीं बोलती ना कि मुझसे बड़े हैं, तो यहाँ जो मुझसे बड़े हैं वो सब मेरे भैया हैं या दीदी हैं, यहाँ तो सब मेरी औलाद हैं, यहाँ सारे सारे बागड़ बिल्ले हैं, यहाँ सब मेरे बच्चे हैं। तो ये मेरी पर्सनालिटी के अलग अलग रंग हैं। तुम अगर एक जगह पे खोज रहे हो सब कुछ, तो ये तुम्हारी, है ना, ये तुम्हारी गलती है। हम सबके प्रति कभी समान नहीं होते बच्चे। ये अगर कोई बोले भी तुमसे तो कह देना झूठ है ये। तो तुम पर्सनालिटी को एक पर्सपेक्टिव में देखना बंद करो। तुम यही तो बच्चे मात खा जाते हो, तुम्हारी दिक्कत ही यही है। तो पर्सनालिटी में क्या क्या आता है, मेरी क्षमताएं आएंगी, मेरी विशेषताएं आएंगी, मेरा चरित्र, मेरा व्यवहार आएगा, और सब अलग अलग होगा, सब अलग अलग होगा। हाँ, कुछ बेसिक गुण हो सकते हैं मेरी पर्सनालिटी के जो हर जगह देखने को मिले। मतलब अगर मैं बाय कैरेक्टर एक अच्छे व्यक्तियों में मैं अपने आप को काउंट करती हूँ कि मैं ऐसे लूज कैरेक्टर व्यक्ति नहीं हूं। हमेशा से मेरा फोकस ये है कि भैया मेरा बच्चा है। मतलब मैं अपने स्टूडेंट में ये नहीं किया, ये वाली हरकत नहीं है। तो बच्चा मतलब बच्चा। तो अगर मैं अपने बिहेवियर में ये मेरा चरित्र प्रॉपर है, तो तुम ये देखोगे कि हाँ, मेरी पर्सनालिटी में पॉजिटिव चीजें थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी, मेरा व्यवहार थोड़ा ठीक होगा, है ना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरे को गुस्सा ही नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना, है ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना हो जाएगा कि गुस्सा ही नहीं आ रहा होगा, है ना। इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि मैं साधु संत टाइप में ही होंगी। इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि मैंने अपने जीवन में कोई, है ना, कोई गलत काम न किया हो, या मैं अपने काम में 100% हमेशा ईमानदार रही हूँ। हम कभी ना कभी ऐसे जाते ना, आए छोड़ो आज नहीं। तो ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव, तुम्हें क्या करना है, बदलना है। तुम पर्सनालिटी को एक पर्सपेक्टिव में देखते हो, पर्सनालिटी में कई चीजें होती हैं। बस ये बताना था मुझे तुम्हें। आ जाओ, अब समझाते हैं तुम्हें। तो पर्सनालिटी में क्या क्या चीजें आती है। सेल्फ कॉन्शियसनेस। एक अच्छी पर्सनालिटी बनानी है तो पहले खुद को समझो, ठीक है ना। हाँ, अगर अच्छी पर्सनैलिटी बनानी है तो पहले तुम्हें खुद को समझना होगा। तो समझदार व्यक्ति वो है जिसका अच्छा व्यक्तित्व बनता है गुड्डा। वो व्यक्ति होता है जो ये जानता है मेरा प्लस पॉइंट क्या है और मेरा नेगेटिव पॉइंट क्या है। मेरी बात समझ रहे हो, जिसका प्लस पॉइंट क्या है और मेरा नेगेटिव पॉइंट क्या है, जिसको दोनों पता हो, वो पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी की, अच्छी पर्सनालिटी की सबसे बड़ी विशेषता कि मुझे खुद को पता होना चाहिए, व्यक्ति को खुद को पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि वो है क्या, वो किस चीज में बेस्ट है ना, और किस चीज में बेकार। बस सब बताऊंगी कि अच्छी पर्सनालिटी क्या मानी जाती है। तो तुम सबको अपने अपने प्लस पॉइंट पता होंगे, सबको अपने अपने नेगेटिव पॉइंट्स पता होंगे। मुझे मेरा प्लस पॉइंट पता है कि जब मेरे को मेहनत करनी होती है तो मैं इतना लग के मेहनत करती हूँ, इतना लग के मेहनत करती हूँ, खाना पीना सब, मतलब ही नहीं है। मतलब मेरा एक ही हिसाब है, सिर नीचे, फिर तुम मुझे गाली देने भी लग जाओगे ना तो भी मुझे मतलब नहीं है। मतलब ही नहीं, दुनिया मुझे दिखनी बंद हो जाती है। सिर्फ मुझे लक्ष्य दिखता है और काम करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते जाना, करते ही जाना, ठीक। तो मुझे मेरा सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। मुझे पता है मेरा प्लस पॉइंट कि तब मैं चिकना घड़ा हूं, मुझको कोई कुछ भी बोल ले, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। और सेम टाइम पे मुझे मेरी वीकनेस भी पता है। वीकनेस कि अगर कभी बात मेरे किस पर आ जाए, मान सम्मान पे आ जाए, तो फिर चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, फिर अपनी सटक जाती है। फिर अपनी जब सटक जाती है तो फिर अपना होता है तांडव शुरू। तो मुझे सेल्फ कॉन्शियसनेस है,
मुझे सेल्फ अवेयरनेस है। तो जैसे ही मुझे लगता है कि कोई भी मेरा क्लोज व्यक्ति मेरी उस टेरिटरी में आ रहा है जहां उसके बाद मुझे खुद नहीं पता कि मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो तुरंत मैं वहीं रोक देती हूँ या मैं उठ के चली जाती हूँ कि नहीं साहब यहाँ से मामला खराब हो जाएगा, क्योंकि ये अब तुम्हारा खत्म, इसके बाद तुम्हारा मामला नहीं है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, क्या कहते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये सबसे पहले पैदा करो। सबकी अपनी अपनी होती है, खुद से ढूंढना आज अपनी। डायनेमिक, गत्यात्मक, मतलब हमारी वैल्यूज भी बदलेंगी। हमेशा याद रखो, आपकी पर्सनालिटी परिवर्तनशील है, डायनेमिक होती है, गत्यात्मक होती है। पूरी पर्सनालिटी तो नहीं बदलेगी, लेकिन पर्सनालिटी के कुछ पॉइंट्स, कुछ विशेषताएं बदल जाती हैं। अब आप कहोगे दीदी नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना होता, होता है बेटा। समय और स्टेज के अकॉर्डिंग तुम्हारे मूल्य, सिद्धांत और आदर्श बदलेंगे। बचपन में मैं 10 साल की उम्र में मैं, मेरे बड़े भाई, हम लोग छत पे बैठ के ऐसे, डोली होती है, डोली जानते हो, वो जो दीवार होती है उस पे बैठ के नीचे पैर लटका के ऐसे गले में हाथ डाल के ये कहते थे भैया बहुत पैसा कमाएंगे, जिस दिन पैसा कमाएंगे ना उस दिन बहुत बड़ा घर बनाएंगे, उसमें एक कमरे में क्या रखेंगे, बूमर, बूमर खाइए, च्युइंगम, च्युइंगम जो होती है, बूमर का कमरा, गेट खोला बूमर निकाल ली। दूसरा कमरा भैया रखेंगे जिसमें डेयरी मिल्क ही डेयरी मिल्क होगी, यार बहुत पैसा कमाएंगे। और जब मर्जी आए गेट खोला डेयरी मिल्क निकाल ली। बहुत पैसा भी कमा लो, लेकिन बड़े होने के बाद ये जो तुम्हारी दुनिया है वो नहीं रहती। रहती है क्या? रहती है क्या? नहीं रही ना। बचपन में मेरी सोच कुछ और थी, अब मेरी सोच कुछ और है। क्या मैंने ऐसे सोचा? अब मुझे पूरा भरोसा है कि मेरा बच्चा भी किसी दिन ऐसे ही सोचेगा कि बहुत पैसा आएगा जिस दिन। क्यों? क्योंकि हमें बचपन में बहुत लिमिटेड चॉकलेट मिलती है, हमें बहुत लिमिटेड खाने के लिए चीजें मिलती हैं। आइसक्रीम, हमारा मन करता है हम और खाएं आइसक्रीम, मम्मी कहती है नहीं तबीयत खराब हो जाएगी। तो हम क्या सोचते हैं कि जब पैसा आएगा एक पूरा घर बनाएंगे, उसमें एक इमेजिनेशन, एक कमरा, उसके अंदर गेट खोलते बूमर लुढ़क रही है, आहा हम भी बूमर में डोल रहे हैं, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, ये सब। लेकिन समय, स्टेज के साथ आपके मूल्य भी बदलेंगे, सिद्धांत भी बदलेंगे, आदर्श भी बदलेंगे। बचपन में हम सबकी सोच होती है कुछ भी हो, है ना। बचपन में हम सबकी सोच, पता है, मेरे फादर का बेस्ट एग्जांपल देते हैं। मेरे फादर सेंट्रल जेल में बाल बंदी सुधार गृह, जो छोटी उम्र में जुवेनाइल जो होते हैं, जो क्राइम कराते हैं, है ना, तो वो जब क्राइम करके आ जाते हैं तो उनको पढ़ाया जाता है। तो मेरे फादर जुवेनाइल में टीचर थे, बाल बंदी सुधार गृह में क्या थे, टीचर थे, ठीक है ना। तो मेरे फादर जो थे ना, वो उनके लिए, उन बच्चों के लिए ना सरकार बहुत सारे फंड्स वगैरह सब कुछ देती है। तो जेल का जो सुपरिटेंडेंट वगैरह थे ना, वो पैसे खा जाते थे। तो मेरे पापा है ना चिट्ठी लिख लिख कर, रजिस्ट्री करके अपने सीनियर्स को बताते रहते थे कि ये घपला हो रहा है, ये घोटाला हो रहा है। हम जब बात करते तो हमें लगता था पापा फालतू की लोड लेते हैं, फालतू की लोड लेते हैं, क्या लेना देना उनको, सुपरिटेंडेंट क्या कर रहा है, वार्डन क्या कर रहा है, मस्त अपने पढ़ाने जाओ, पढ़ा के लौट आओ। तब हमारे मूल्य क्या थे कि सिर्फ टिट फॉर टैट, अपने से मतलब रखो, अपनी दुनिया जबरदस्त होनी चाहिए। आपको पैसा, आप पढ़ाने जा रहे हो, आप ईमानदार हो ना, आप पढ़ाने जा रहे हो, पढ़ा के आ रहे हो, आपको क्या लेना देना और क्या कर रहे हैं, इतना था। आज कोई हमसे कहे, है ना, कि हम रोड पे देखेंगे कुछ गलत हो रहा है, तो हम भी अपने पापा की तरह ही रहेंगे, हम उस गलत में बोलने जाएंगे। क्यों? आपके उम्र के साथ साथ, है ना, समय के साथ साथ आपके मूल्य भी बदलते हैं, आपके सिद्धांत भी बदलते हैं, आपके आदर्श भी बदलते हैं। दोनों, तीनों, चारों चीजें बदलती हैं, समय में अंतर आता है। फिर एडजस्टेबिलिटी, समायोजन। अच्छे व्यक्तित्व का गुण क्या है? वो अंदर से और बाहरी वातावरण दोनों में एडजस्ट कर लेगा। मतलब समझ रहे हो? अगर पर्सनालिटी अच्छी होगी ना, तो तुम कितनी भी बुरी सिचुएशन में होगे, तुम एडजस्ट कर लोगे। क्या कर लोगे? एडजस्ट कर लोगे, है ना। आंतरिक रूप से भी एडजस्ट, ये नहीं कि मन मार के अंदर ही अंदर रो रहे हो कि हम तो मतलब बहुत दुखी हैं, हम तो ये वाला काम करेंगे ही नहीं, हम तो ऐसे ही नहीं, अरे बहुत रोज खुद को कुढ़ा रहे हो। नहीं, अंदर से बाहर से अच्छे से एडजस्ट कर लोगे। इसको बोलते हैं अच्छी पर्सनालिटी का गुण। ये बहुत कम है आजकल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कोई बात ही नहीं होती है। तो तुमने देखा होगा ना, आजकल सबसे बड़ी दिक्कत जो देखने को मिलती है, वो पता है क्या देखने को मिलती है? मैं बताती हूँ तुम्हें। एक तो तुम बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं, मैनेज करना होता, वो तुम्हें नहीं आता। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत तुम्हारी ये है
कि तुम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने पे काम नहीं करते, तुम अच्छी किताबें नहीं पढ़ते, तुम अच्छे ऑथर्स नहीं पढ़ते, तुम अच्छे नॉवल, तुम अच्छी कविताएं नहीं पढ़ते, तुम रील स्क्रॉल करने वाले बच्चे हो। ये एक दिक्कत है। तो एडजस्टेबिलिटी नहीं है। दूसरी चीज सोशेबिलिटी, आपका व्यवहार समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। आजकल के बच्चों का व्यवहार देखो ना, समाज के लिए क्या, कोई, आप मुझे बताओ, आप समाज के लिए क्या सोचते हो? वो कोई नहीं बताएगा जो ऑलरेडी टीचर है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं बताएगा जो ऑलरेडी टीचर है। मैं क्लास की एक छोटी सी बात से शुरुआत करती हूँ। क्लास की शुरुआत में एक हमारी छोटी सी गुड़िया, हमारी छोटी बहन, वो बहुत नेगेटिव कमेंट कर रही थी बहुत देर से कि ये क्या बदतमीजी है कि आप लोग जवाब भी नहीं देते हो। मैंने इग्नोर किया, जाहिर सी बात है, मुझे पढ़ाना था, मैं पढ़ाती, मैं अपना मूड क्यों खराब करूं उस बात पे। उसकी बात अगर इंपॉर्टेंट होगी तो जाहिर सी बात है वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेगी, वहां से पता लगा लेगी। अगर हमसे भी रिलेटेड बात होगी तो हमारे तक आ जाएगी कि है ना मैम, बच्चे की प्रॉब्लम ये है। अब चलती क्लास में मैंने पहले भी बताया, किसी की पर्सनल प्रॉब्लम शेयर थोड़ी ना की जा सकती है ना। और बाकी बच्चों की समस्याएं, बाकी बच्चों का 10 मिनट क्यों जाए किसी बच्चे की पर्सनल प्रॉब्लम के पीछे। ठीक, ये एक सोशेबिलिटी नहीं है, बच्चा समझता नहीं है। मैं उसको हर बार कहती हूँ कि तुम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम यहाँ मत रखो, यहाँ रखो टॉपिक से रिलेटेड। अगर पर्सनल प्रॉब्लम भी 2-4 बच्चों की मुझे देखने को मिलती है, मुझे खुद पता होता है इस एज में बच्चों की पर्सनल प्रॉब्लम क्या है या अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, तो वो हम खुद ही उठा देते हैं। लेकिन तुम ये चाह रहे हो कि तुम जिल्ले इलाही बनो और मैं क्लास में तुम्हारी प्रॉब्लम को सुनूं और फिर उसका जवाब दूं, और पूरी क्लास 10 मिनट तक ये देखे कि जिल्ले इलाही की प्रॉब्लम को दीदी ने एकदम बढ़िया तरीके से वो करा। तो ये क्या है, बाकी पूरी क्लास के लिए क्या है, नुकसान। तो हमारा बिहेवियर, अच्छी पर्सनालिटी का गुण ये होता है कि हमारा बिहेवियर समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। ठीक है ना। इसका क्वेश्चन मैं बताती हूँ अभी अभी, पहले तुम समझो कुछ चीजें चैप्टर से अलग, पहले लाइफ के लिए समझ लिया करो। क्वेश्चन कैसे आता है वो भी बताऊं। गुस्सा कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका, जिसको भी गुस्सा आता है, तुम्हारी जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मुझे गुस्सा बहुत आता है। मेरी माँ यूं कहती है, जिस दिन जोर से गुस्सा आए, जब भी गुस्सा आए, ऐसे मुक्का बनाइए और दीवार में ले जाके जितनी दम से मार सकती हो उतनी दम से मार देना। भाई साहब 2 मिनट में गुस्सा दर्द में बदल जाता है, लिटरल। तुम नेक्स्ट टाइम गुस्सा करोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी एक आदत है, जब सिगमंड फ्राइड पढ़ाऊंगी तो समझ जाओगे, हम अपना गुस्सा अपने से कमजोरों पर निकालते हैं। तो तुम अपने से ताकतवर पर निकालने चले जाओ, अगली बार से गुस्सा आना बंद हो जाएगा। कहाँ बंद हो जाएगा? गुस्सा आना ही बंद हो जाएगा। तो मारो एक दिन गुस्सा बढ़िया दीवार पे, बढ़िया तरीके से, है ना, एकदम मजे से, ऐसा मजा आएगा पूछो मत। जो गुड़ियाएं मैरिड हैं, जो कह रही है दूसरे लोग गुस्सा दिलाते हैं, उनका तरीका, स्ट्रेस रिलीज करने का सिगमंड फ्राइड का तरीका। तकिया होगा तुम्हारे घर में, तकिए पे कोई न देख पाए ऐसे नाम रख दो जिनको जो तुम्हें चिढ़ दिलाते हैं, उनके नाम रखो बढ़िया, जो भी नाम हो XYZ, वो तकिए पे रख दो। जब उस आदमी ने तुम्हें कुछ कहा, तुम्हें गुस्सा आया, तुम और तो कुछ कर नहीं सकते, उस तकिए पे 2-3 घूंसे मारो, ठक, उसी का नाम ले लेके। अब बोलेगा झुम झुम, ये समझ लो जैसे बाल पकड़ के पीट रहे हो, ऐसे तकिए के ऊपर से मुंडी पकड़ के धुम धुम, एकदम रिलैक्स हो जाओगे। तो सिगमंड फ्राइड क्यों पढ़ते हो? सिगमंड फ्राइड पढ़े ही इसलिए जाते हैं कि अचेतन में कटु अनुभव ज्यादा न जमा हो, रिलैक्स हो जाता है बच्चा, एकदम मस्त हो जाता है। ठीक, इसके अलावा आपकी पर्सनालिटी, अच्छी पर्सनालिटी की विशेषता कि आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। ये नहीं कि आज तो गार्गी दीदी ने पढ़ाया, हम बहुत मेहनत करेंगे, कल गायब ही है। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, कि आपकी हेल्थ, मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ अच्छी होनी चाहिए बेटा जी। ठीक, इसके अलावा इमोशनल बैलेंस होना चाहिए, ये नहीं कि फूट फूट के रो रहे हैं। ठीक है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होना चाहिए, जो ठान लिया वो ठान लिया, जो ठान लिया वो ठान लिया, ऐसा वाला मामला होना चाहिए। ठीक है ना, जो ठान लिया वो ठान लिया, ऐसा वाला मामला होना चाहिए। तो दृढ़ इच्छा शक्ति, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, इमोशनल स्टेबिलिटी और लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, अगर ये सब है तुम्हारे अंदर तो तुम्हारी पर्सनालिटी बहुत अच्छा है। ठीक है ना, क्या है? तुम्हारी पर्सनालिटी एकदम बढ़िया है। ठीक, एकदम बढ़िया है। ठीक है ना, क्लियर हो गया? आ जाओ। अच्छा, अब पर्सनालिटी के प्रकार क्या है उससे पहले
उससे पहले भैया ऑलपोर्ट साहब की परिभाषा लिख लो साहब। इसमें मैंने परिभाषा नहीं लिखी, ओहो माय गॉड की कसम, दैट इज सो खतरनाक। अरे है, अरे यार मैंने ऑलपोर्ट की परिभाषा नहीं लिखी, ओहो, हाउ इज इट पॉसिबल, हाउ रबिश। लिखो गॉर्डन ऑलपोर्ट, इनकी परिभाषा। एक काम करती हूँ, व्यक्तित्व और बुद्धि दोनों की परिभाषा सबसे एंड में लिखाकर ऐसी 20 परिभाषा लिखाकर हैंड टू हैंड याद करा दूंगी, क्योंकि इन दोनों से परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट आती है, व्यक्तित्व की भी और बुद्धि की भी। दोनों की एक साथ, बुद्धि की तो लिखा दी थी, व्यक्तित्व और बुद्धि की दोनों की एक साथ 20 क्लासेस, 20 परिभाषाएं लिखाकर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो सारी बता दूंगी। ये ठीक रहेगा, एक साथ, और एक साथ ही याद करा दूंगी। जिस दिन व्यक्तित्व की लास्ट क्लास हो उससे एक दिन पहले याद दिला देना। अब देखो पर्सनालिटी कितने तरीके की होती है। तो हुआ क्या, एक व्यक्ति था हिपोक्रेट, नाम क्या था व्यक्ति का, हिपोक्रेट। हिपोक्रेट नाम के व्यक्ति ने 400 BCE यानी ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्मदिन से पहले 400 साल पहले एक किताब लिखी थी। किताब का नाम था नेचर ऑफ मैन। किताब का नाम क्या था, नेचर ऑफ मैन। इसमें इसने बॉडी के फ्लूइड, फ्लूइड बोलो या ह्यूमरस, क्या बोलो, फ्लूइड बोलो या ह्यूमरस बोलो, यानी शारीरिक द्रव, यानी हमारे शरीर के अंदर जो लिक्विड मिलता है उसके बेसिस पर बताया था कि पर्सनालिटी कितने प्रकार की होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हिपोक्रेट वो व्यक्ति जिसने सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, और वो वर्गीकरण था ह्यूमरस यानी कि लिक्विड यानी कि शारीरिक द्रव के आधार पर। तो हिपोक्रेट्स ने 400 BCE में नेचर ऑफ मैन एक किताब लिखी। उस नेचर ऑफ मैन पर उसने कहा कि हमारे शरीर में मिलने वाले 4 तरीके के लिक्विड होते हैं। जो ह्यूमर यानी कि जो शारीरिक द्रव ज्यादा होगा उससे पता पड़ेगा कि हमारा पर्सनालिटी कैसी है। तो कहा अगर आपके शरीर के अंदर कफ या श्लेष्मा, कफ जानते हो ना, वो जो थूक देते हो, कफ श्लेष्मा फ्लैग्मेटिक द्रव्य ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, आप वो आदमी हो जो निष्क्रिय है, भाव शून्य है, विरक्त है, शांत है। निष्क्रिय, घर में जूते चल गए, इधर से जूते चल गए, बच्चों में चप्पलें चल गई, वो पापा पढ़ रहे हैं, मम्मी की आवाज आई, देख नहीं रहे हैं, बच्चे एक दूसरे का खून करने पे तुले हुए हैं, ये अखबार नहीं छूट जाए कैसे भी करके। क्यों? क्योंकि पिताजी के अंदर जो शारीरिक द्रव्य है, पापा की बॉडी में जो शारीरिक द्रव्य सबसे ज्यादा बह रहा है वो कौन सा है, फ्लैग्मेटिक, कफ श्लेष्म। इसीलिए पापा विरक्त हैं, लठ चल जा रहे हैं घर में, पापा एकदम बढ़िया है, निष्क्रिय हैं, भाव शून्य हैं। मम्मी भी सुना रही है तब भी पिताजी भाव शून्य है। कई बार तो मम्मियां है ना बहुत भयंकर तरीके से सुनाने पे आ जाती हैं, लेकिन पिताजी भाव शून्य रहते हैं, कोई ना गुस्सा ना हंसी। भाई साहब तो क्या, तो अगर हिपोक्रेट होते तो कहते कि पिताजी में क्या है, बेटा ये याद करने का तरीका है, ऐसे ही तो याद कर सकते हैं। तो पिताजी में क्या है, कफ श्लेष्म फ्लैग्मेटिक द्रव्य की सबसे ज्यादा मात्रा है, इसलिए वो निष्क्रिय है, भाव शून्य है, विरक्त है, शांत है। काला पित्त, क्या कहोगे, काले पित्त, जिस व्यक्ति के अंदर काला पित्त ज्यादा हो, काला द्रव्य ज्यादा हो, मेलनकली ज्यादा हो। तो काला उदासी के लिए होता है ना, तो उदास होगा, विषाद, निराशावादी, डिप्रेस्ड व्यक्ति होगा, हर चीज में नेगेटिव बात करेगा, डिप्रेस्ड। काला पित्त निराश उदासावादी बनेगा। ठीक, पीला पित्त, येलो पित्त, कोलेरिक, पीला पित्त वाला गुस्सैल, चिड़चिड़ा, बेचैन, तुनक मिजाजी, जैसे तुम बता रहे थे, हर छोटी छोटी बात दमदमामा मामला चला दिया, ठीक है ना, तो पीला पित्त। और रक्त पित्त वाला सैंग्विन, हाय हाय खुश मिजाज, बढ़िया, उत्साही, एनर्जेटिक, हैप्पी, एक्टिव, प्रसन्नचित्त, हर चीज में पॉजिटिव। तो तुम बताओ तुम्हारे शरीर में कौन सा पित्त है। तो हिपोक्रेट ने 400 BCE में एक किताब लिखी, किताब का नाम बोलो साथ साथ, नेचर ऑफ मैन। उस किताब के अंदर हिपोक्रेट ने बताया व्यक्तित्व का वर्गीकरण शारीरिक द्रवों यानी फ्लूइड या लिक्विड या कह लीजिए बॉडी ह्यूमर के बेसिस पर, और उन्होंने 4 प्रकार बताए, कफ, काला पित्त, पीला पित्त और रक्त। कफ वाला भाव शून्य, निष्क्रिय होगा, कोई विरक्त टाइप का आदमी होगा, शांत होगा। पीले पित्त वाला चुड़ैल नहीं, चिड़चिड़ा, गुस्सैल, बेचैन, तुनक मिजाजी। काले पित्त वाला उदास, निराशावादी, विषाद। और लाल पित्त सैंग्विन, रक्त पित्त वाला वो व्यक्ति खुश मिजाज, उत्साही, हैप्पी, एक्टिव, प्रसन्नचित्त होगा। ठीक,
भारत के अंदर अगर हम दर्शन में देखें तो सांख्य दर्शन जो कि कपिल मुनि का है, तो सांख्य दर्शन जो कि कपिल मुनि का है, आप सबने सुना होगा सतोगुण रजोगुण तमोगुण, क्या कहेंगे, तो कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन में व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी के बारे में बताया है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। मेरे साथ करना, रज रज सुना है, रज रज के करेंगे काम, रज रज के मतलब खूब ज्यादा, है ना, खूब ज्यादा। तो रजोगुण वाला व्यक्ति वीर, साहसी, बलवान, काम को फोकस करने वाला होगा, ठीक है ना, काम को फोकस करने वाला होगा। सतोगुणी, सत का मतलब अच्छा, तो उसके अंदर अच्छे गुण होंगे, उसकी पर्सनालिटी में धार्मिक होगा, मिलनसार, सहयोगी होगा, अच्छे चरित्र, अच्छे आचरण वाला होगा। तमोगुणी, तम का मतलब होता है अंधेरा, तमोगुणी वाला आलसी, राक्षसी प्रवृत्ति का, लड़ाकू, उन्मादी, अहंकारी, है ना, चिड़ोकला, गुस्सैल, ये होगा, ठीक है ना, ये होगा। मेरे चाचा भी हैं ऐसे, ट्विंस हैं, सब बाबू लड़ते हैं सब, और वो फोन हाथ में लिए उसी में घुस जाते हैं। तो कफ यानी श्लेष्म यानी कि फ्लैग्मेटिक फ्लूइड ज्यादा है आपके चाचा जी में, ठीक है ना। आ जाइए, अब मैं समझी, मेरे हस्बैंड पीले पित्त वाले हैं, बोल मत दियो। कैसी बातें करते हो, ठीक बेटा। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तमोगुण वाला राक्षसी प्रवृत्ति का, उन्मादी और हिंसक, बदतमीज किस्म का, अहंकारी, आलसी, गुस्सैल, चिड़चिड़ा। रजोगुण वाला मेहनती, वीर, साहसी, कर्मठ, है ना, और सतोगुण वाला वो सदाचारी होगा, अच्छा आचरण, सहयोगी, धार्मिक, मिलनसार होगा। ऐसे ही चरक संहिता, चरक डॉक्टर थे उस समय के, चरक क्या थे बेटा जी, चरक क्या थे, डॉक्टर थे। हाँ, पीले पित्त वाले ज्यादा लोग नजर आते हैं। हाँ, आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि तुम्हें इमोशंस को मैनेज करना नहीं आता, तुम सारे पीले पित्त वाले हो। कारण क्या है, धीरज होता जा रहा है खत्म। आप खुद सोचो ना, हमारी मेंटल प्रोसेसिंग कैसी हो गई है। जब आप डिलीवरी पर सामान 15 मिनट में मंगा सकते हो, तो आपको हर चीज हथेली पे सरसों जमाने की आदत हो गई है। तो जब आपको हथेली पे सरसों जमाने की आदत हो गई है ना, एक ऐप खुलते ही सामान आ जाता है, जो सामान चाहिए वो आपका ऑनलाइन रजिस्टर हो जाता है, हर चीज इजीली मिल जा रही है, जल्दी मिल जा रही है। मैं माफी चाहूंगी, इजीली नहीं, जल्दी मिल जा रही है। तो जब चीज जल्दी मिलती है तो धीरज की धीरे धीरे कमी होती जाती है, धैर्य कम होता जाता है। अभी तो देखो, अप्रैल खत्म होने दो, अप्रैल के 20 तारीख से ही एक नई क्लास में, मैं कह रही हूँ लिख के लेना क्योंकि तब तक तुम भूल गए होगे, क्लास में एक नई बातचीत शुरू होगी। पता है क्या, दीदी सिलेबस कब तक खत्म होगा, दीदी सिलेबस कब तक खत्म होगा, और मैं रोज बताऊंगी और रोज पूछेंगे। क्यों, क्योंकि धैर्य नहीं। दीदी अब तो 3 महीने होने आए हैं, प्लीज बताओ ना सिलेबस कब खत्म होगा। जैसे वो चल रहा है ना एक, वो क्लास में पहले दिन से, कौन सा वाला, वो संस्कृत की और ईवीएस की क्लासेस कब होंगी, ये पहले दिन से चला है ना, संस्कृत की ईवीएस की क्लासेस कब होंगी। धीरज नहीं है, टीचर ने भी बोल दिया, हमने भी बोल दिया, होंगी बेटा होंगी, तुम्हारे ईवीएस में पॉलिटी भी आती है, हिस्ट्री भी आती है, तब तक उसको कर लो। लेकिन नहीं, ईवीएस का मतलब अंकित भैया का चौकटा जब दिखेगा तभी तो मानेंगे आप, उसमें आ कुछ भी रहा हो, बाद में अंकित भैया आके कहें कि तुमने वो पॉलिटी वाली क्लास करी, तुमने वो हिस्ट्री वाली क्लास करी, अच्छा भैया वो भी करनी थी, यूं नहीं कहेंगे कि दीदी बता गई थी पहले, अच्छा भैया अब कर लेंगे, अब कर लेंगे भैया। तो ये दिक्कत है तुम्हारे अंदर। इसीलिए तुम सारे पीले पित्त वाले हो, चिड़ोकले, गुस्सैल, नकचिड़े, उत्माती। आ जाओ, चरक संहिता। तो चरक जो थे उन्होंने भी कहा, उन्होंने बताया कि वात पित्त, याद रखना, वात पित्त कफ, यानी इन्होंने भी बहुत हद तक हिपोक्रेट की तरह हमारे शरीर के द्रव्य के आधार पर, किसके आधार पर, शरीर के द्रव्य के आधार पर ही, क्या कहेंगे, शरीर के द्रव्य के आधार पर ही चरक संहिता में भी, चरक उस समय के डॉक्टर थे, तो डॉक्टर साहब शरीर के अंदर के लिक्विड के आधार पर ही बता रहे हैं। वात पित्त, क्या कहूं मैं हिंदी में लिख देती हूँ, वात पित्त और कफ, इन्होंने भी उसी तरीके से बताया। तो कफ वही है भाव शून्य, वात हैप्पी है, पित्त चिड़चिड़ा है, पीले पित्त वाला पित्त चिड़चिड़ा, वात हैप्पी है, रक्त सैंग्विन, ठीक है ना। तो चरक संहिता में भी बताया गया है।
इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि शारीरिक रचना के आधार पर, कि शरीर की डील डोल अगर मैं देखूं कि शरीर की जो रचना है, शरीर की जो डील डोल है ना, जो शरीर की, नहीं क्यों लेना है बेटा जी, प्रखर 2.0 क्यों लेना है आपको? आप अपना ऑलरेडी 40% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, वो अब पढ़ेंगे, तुम 40% कर चुके हो, तुम्हें क्यों लेना है? समझ रहे हो ना? तुम्हें नहीं लेना। यहां से मैं कल कराऊंगी, पूछो क्यों? क्योंकि ये जो पोर्शन है ना, मतलब मंडे कराऊंगी, ये जो पोर्शन है ना, ये रटने का है, और मंडे से अब तुम्हें हैबिट भी पड़ गई है, तो पूरा 3 से लेकर अपना 5 बजे तक की 2 घंटे की क्लास चलेगी। याद रखना, ये जो है शारीरिक रचना के आधार पर, ये पूरा हिस्सा रटने का रहेगा। तो ठंडे दिमाग से आना, क्रैशमर, शेल्डन, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से, थॉर्नडाइक, कार्ल युंग, स्प्रेंगर बहुत पूछे जाते हैं, आइजेंक, फ्राइडमैन, रोजनवेव, है ना, ऑलपोर्ट, कैटल, इन सब का पूछा जाएगा, सबके गुण पूछे जाएगा। 16 वो ओशियन, मैक्योर, कोस्टा का, सबके पूछे जाएंगे भाई साहब। तब व्यक्तित्व की विधियां आएंगी बाद में, उससे पहले ये बहुत बड़ा वैसा हिस्सा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है ना। तो कल मतलब मंडे एकदम प्रिपेयर्ड होके आना, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर होके आना, अच्छे तरीके से, कि ठंडे दिमाग से, थोड़ा दिमाग को एकदम ठंडा रख के लेके आना, तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा सीख पाओगे उस दिन, यहीं के यहीं क्लास में याद कर पाओगे कि भैया कौन कौन से पर्सनालिटी के शारीरिक रचना के आधार पर किसने बताया, कौन कौन से हैं, वो यहीं की यहीं क्लास में खत्म करना होगा, है ना।